अगर आप एलएलबी कर रहे हैं या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को स्वीकृति दी गई है। और ये जो है ये सीआरपीसी की जगह पर पढ़ा जाएगा और ये 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिया गया है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की क्लास 1। इस क्लास 1 में हम क्या क्या क्वेश्चंस डील करने वाले हैं विथ फैक्ट, धाराएं और साथ ही साथ कंसेप्ट क्लियर करते हुए आंसर कैसे फॉर्मेट करना, आंसर कैसे लिखना, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये होगा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है क्या, उसकी विशेषता क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका भूभागीय क्या क्षेत्र है, भूभागीय क्षेत्र क्या है, और इसके साथ साथ इसके अंतर्गत अनुसूची कौन कौन सी है, भारतीय नागरिक सुरक्षा के तहत अनुसूची कौन सी है, और इसके अंतर्गत विधिक सहायता का क्या प्रावधान है। तो बेसिकली इस एक क्वेश्चन के थ्रू हम सबसे पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसको जब हम बेहतर तरीके से समझ जाएंगे तो ही इससे रिलेटेड आगे के जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो मैंने स्टार्टिंग में 3 फैक्ट आपको बताए हैं वो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में ज़रूर लिखना है। जब स्वीकृति दी गई, किसकी जगह पे इसको पढ़ना है, और कब से ये लागू होगा। इसके बाद आप सबसे पहले लिखिएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की विशेषता क्या क्या है। ठीक, तो विशेषता में आप क्या क्या लिखिएगा। ये जो संहिता है ये अपराध के अन्वेषण और सूचना देने, समन के तामील करने और इलेक्ट्रॉनिकी संचार के माध्यम से प्रौद्योगिकी और विधि विज्ञान के उपयोग का उपबंध करती है। मतलब इस सुरक्षा संहिता के तहत जो भी परीक्षण होंगे, जो भी इंक्वायरी होगी, वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के तहत होगी। इलेक्ट्रॉनिक संचार, इसका कीवर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से। दूसरा, इस संहिता में समयबद्ध अन्वेषण, विचारण और निर्णय सुनाने के लिए विनिर्दिष्ट समय सीमा विहित की गई है। एक फिक्स समय सीमा बताई गई है, यह है दूसरा कीवर्ड। तीसरा, इसकी सबसे मुख्य विशेषता है कि पीड़ित को प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर की प्रति यानी कि फोटोकॉपी उपलब्ध कराने और उन्हें अन्वेषण की प्रगति से सूचित करने, जिसके अंतर्गत डिजिटल साधन भी है, उसके लिए नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण अंगीकृत किया गया है। तो एक तो डिजिटल साधन से सारे इंक्वायरी होगी, और जो जांच की जा रही है उससे रिलेटेड जो भी प्रोग्रेस होगा वो जिन्होंने एफआईआर किया है उनको भी उसकी एक कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। चौथा, ऐसे मामलों में जहां दंड 7 साल से अधिक का है, पीड़ित को सरकार द्वारा मामला वापस लेने से पहले सुने जाने का एक अवसर दिया जाएगा। पांचवा, छोटे और कम गंभीर जो अपराध हैं उनके लिए एक संक्षिप्त ज्ञापन तैयार किया जाएगा, उसके लिए ज़्यादा समय नहीं बर्बाद हो ताकि। और छठा, अभियुक्त व्यक्तियों की इलेक्ट्रॉनिक साधन जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जांच की जा सकती है। अब ये नई फैसिलिटी शुरू हुई है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जांच हो सकती है। सातवां, संहिता में मजिस्ट्रेट प्रणाली को भी सुव्यवस्थित किया गया, मतलब जो मजिस्ट्रेट सिस्टम है उसको भी अरेंज किया गया है फिर से। तो ये 7 विशेषता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, इसी से लिंक्ड है कि इस संहिता का भूभागीय क्षेत्र क्या है। तो भूभागीय क्षेत्र सबसे पहले आकाश, आसमान। भारतीय राज्य क्षेत्र के ऊपर का आसमान उस ऊंचाई तक भारत क्षेत्र में आता है जहां तक वह उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता है। अतः ऊपर आकाश में होने वाले अपराध पर भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रवृत्त होती है। जैसे कि कोई फ्लाइट है, आसमान में उड़ रहे, उसमें जो अपराध होगा, जिस क्षेत्र के ऊपर का वो आकाश है, वहाँ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत वो उसके भूभागीय क्षेत्र में आएगा। दूसरा, वायुयान। भारतीय राज्य क्षेत्र की सीमा में वायुयान भी सम्मिलित है जो भारत से परे किसी अन्य राष्ट्र के राज्य क्षेत्र में रुके हैं, पर यह तब जब ऐसे वायुयान भारत में पंजीकृत है। कोई भी वायुयान है, कोई भी एरोप्लेन है जो भारत में रजिस्टर्ड है और किसी अन्य राज्य क्षेत्र में, किसी अन्य राष्ट्र में चला गया है और तो कोई अपराध होता है तो भी वो इसी के क्षेत्र में आएगा। तीसरा, सागर क्षेत्र, सी, समुद्र। तो राज्य क्षेत्रीय सागर खंड, महाद्वीप और अनन्य आर्थिक क्षेत्र, SEZ जिसे बोलते हैं, सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार सागर तट से लगा हुआ 12 मील, 12 नेटो मील आपने पढ़ा होगा, समुद्री क्षेत्र भारत के राज्य क्षेत्र में आता है। जब आप भारत का नक्शा नीचे देखिएगा साउथ में तो आपको समझ में आ जाएगा भारत का 12 मील तक का जो समुद्री क्षेत्र है वो भारत के राज्य क्षेत्र में आता है, और यहाँ पर भी वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होती है।
चौथा है पोत। किसी राष्ट्र के राज्य क्षेत्र में उस राज्य के पोत भी सम्मिलित हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि का यह सिद्धांत है कि पोत चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, जो शिप होती है वो उस राष्ट्र की प्रादेशिकता के अंग है। वो शिप जो है वो यहाँ का रजिस्ट्रेशन है, उस पर यहाँ का झंडा लगा हुआ है, तो वो यहाँ इंडिया का ही पोत माना जाएगा। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 4(1) के अनुसार भारत में ऐसे अपराधों की जांच और विचारण संपादित की जा सकती है, तो वो भारत ही इसकी जांच करेगा अगर उसमें कोई भी चीज़ गलत वो होती है, तो कोई अपराध होता है तो। पांचवा है भारतीय दूत मंडल के भवन। विदेश में स्थित भारतीय दूत मंडल, जैसे कि एम्बेसी जो होती है, अलग अलग देश की एम्बेसी हर जगह होती है ना, वो भवन भी भारत के राज्य क्षेत्र में आएंगे। ऐसे क्षेत्र में किए गए अपराध के अनुसंधान, जांच, ये सब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के उपबंध में होंगे। ठीक है, इसके लिए आप बजरंगी भाईजान मूवी में दिखाया गया ना एम्बेसी, वो थोड़ा याद रखिएगा तो याद समझ में आ जाएगा आपको। तो बेसिकली इसका भारतीय भूभागीय क्षेत्र कौन कौन सा? आसमान, वायुयान, सागर क्षेत्र, पोत और भारतीय दूत मंडल के भवन, 5 है। नेक्स्ट आता है कि इस सुरक्षा संहिता का उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या क्या डिसाइड किया गया? पहला, अभियुक्त के मामले का विचारण नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार किया जाना चाहिए। दूसरा, अन्वेषण जो भी हो रहा है, उसका विचारण जो भी हो रहा है, उसमें देरी नहीं हो। देरी को टालने के लिए ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए, ये नहीं कि सालों साल कोई भी अन्वेषण चल रहा है। तीसरा, जो भी प्रक्रिया हो रही हो अगर बहुत पेचीदा है, बहुत पेचीदगी है उसमें, तो उसको दूर करने के लिए, उसको सरल बनाने के लिए क्या किया जा सकता है ताकि जो समाज के गरीब लोग हैं उनको भी न्याय मिल सके, इसकी कोशिश होनी चाहिए। तो बेसिकली इसका 3 उद्देश्य है: नैसर्गिक न्याय, न्याय के सिद्धांतों का पालन करना, विलंब को टालना और न्याय की प्रक्रिया को सरल बनाना, सिंपल बनाना। ये 3 कीवर्ड हैं इसके। अब इसमें इसके बाद है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अनुसूची कौन सी है। तो इसमें 2 अनुसूची है। पहली अनुसूची जिसमें अपराध का, क्राइम का वर्गीकरण किया गया, बांटा गया है। भारतीय न्याय संहिता के अधीन अपराधों के बारे में उस धारा के सामने की गई है जिसका सांख्यांक प्रथम स्तंभ में दिया हुआ। द्वितीय और तृतीय स्तंभ की प्रविष्टि भारतीय न्याय संहिता की परिभाषा दी गई है और उससे रिलेटेड क्या दंड है, उसका आशय क्या है, ये बताया गया और उस धारा का सारांश बताया गया। चौथे स्तंभ में अपराध का संज्ञेय या असंज्ञेय और 5वें स्तंभ में अपराध जमानतीय है या अजमानतीय है, इसको स्पष्ट किया गया और छठे स्तंभ में अपराध किस न्यायालय में भेजा जाएगा, ये स्पष्ट किया गया। तो यहाँ पे हमने 6 स्तंभ पढ़ लिए। अनुसूची 1 में 6 स्तंभ दिए गए, पहले से लेकर के छठे तक का। अब इस अनुसूची में पहले में प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का और कोई मजिस्ट्रेट पद के अंतर्गत भी मजिस्ट्रेट है तो इसके अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट नहीं आएगा। एक ही मजिस्ट्रेट होगा, कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट नहीं आता है। दूसरा, संज्ञेय शब्द का मतलब कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा, इसके लिए दिया गया। और असंज्ञेय शब्द दिया गया है कि कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं करेगा, इसके लिए असंज्ञेय शब्द यूज़ किया गया है। द्वितीय अनुसूची में क्या है? 2 अनुसूची मैंने आपको बताया। प्रथम अनुसूची में 6 स्तंभ है और उन शब्दों को भी एक्सप्लेन कर दिया कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का मतलब क्या है, संज्ञेय का मतलब क्या है, असंज्ञेय का मतलब क्या है। और द्वितीय अनुसूची में प्रारूप दिया गया है। तो द्वितीय अनुसूची में टोटल कितने प्रारूप हैं? 58 प्रारूप दिए गए हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे अनुसूची के बारे में तो आप 2 अनुसूची लिखना। पहली अनुसूची को 6 स्तंभ में बांट देना, 6 स्तंभ के पॉइंट लिख देना और शब्दों को एक्सप्लेन कर देना। और द्वितीय अनुसूची में क्या देना कि प्रारूप लिखा हुआ एक स्ट्रक्चर बना लेना और उसमें 58 प्रारूप कर देना। इसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत विधिक सहायता का क्या प्रावधान है, लीगल एंड एड प्रोविजंस क्या है इसमें। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इस संहिता की धारा 341 में, जिसमें विधिक सहायता के संबंध में प्रावधान किया गया। सबसे पहले 341(1) कहता है कि जहां न्यायालय के समक्ष किसी विचारण में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी अधिवक्ता द्वारा नहीं किया जा रहा, कोई वकील नहीं है, और जहां न्यायालय को यह लगता है कि अभियुक्त के पास किसी अभिवक्ता को नियुक्त करने के लिए उसके पास साधन नहीं है, पैसे नहीं है, तो वहां न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिए राज्य के व्यय पर अधिवक्ता उपलब्ध कराएगी। कितनी अच्छी चीज़ है इसमें 341(1) में कि अगर न्यायालय को लगता है कि जो अभियुक्त है, जो केस कर रहा है, उसके पास वकील नहीं, क्योंकि वकील रखने के लिए उसके पास साधन और पैसे नहीं है, तो न्यायालय खुद राज्य के खर्चे पर उसके लिए अभिवक्ता देगी। अब इसमें दूसरा क्या है, तो राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से उच्च न्यायालय में उपधारा 1 के अधीन प्रतिरक्षा के लिए अधिवक्ताओं का चयन करने का एक ढंग होगा। ऐसे अधिवक्ताओं को न्यायालय द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का ध्यान दिया जाएगा। ऐसे अधिवक्ताओं को सरकार द्वारा फीस और दिया जाएगा
और कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाए जाएंगे। और 3 में है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि उस तारीख से जो अधिसूचना में धारा 1 और 2 में उपबंध है वो अन्य न्यायालयों के समक्ष किसी वर्ग के विचारण के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे सेशन न्यायालय के समक्ष लागू होते हैं, सेम टू सेम। अब इस धारा का उद्देश्य कुछ मामले में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करना है, सब तो आप समझ गए होंगे। पर यदि अपनी पसंद का अधिवक्ता द्वारा अपनी प्रतिरक्षा कराने का अधिकार एक आवश्यक संगठन है, एक जरूरी चीज़ है, तो यह भी उतना ही जरूरी है कि ये देखा जाए कि क्या अभियुक्त के पास ऐसे आवश्यक साधन हैं कि वो अपनी प्रतिरक्षा के लिए अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। क्योंकि कई बार लोग इसका फ़ायदा भी उठाने लगते हैं कि चलो राज्य के खर्चे पे ही वकील रख लेते हैं, हमारा खर्चा बच जाएगा। तो ये चीज़ जांच करना बहुत ज़रूरी कि जो जिसके लिए अधिवक्ता नियुक्त किया जा रहा है उसकी कंडीशन वाकई में ऐसी है कि उसके पास आवश्यक साधन नहीं है। तो विधिक प्रक्रिया में इस औचित्य को समझने के लिए किसी बारीक समझ की ज़रूरत नहीं है कि आपराधिक कार्रवाई में किस प्रकार किसी निर्धन अभियुक्त को उस समय इनकार की जोखिम को सहन करना पड़ता है और उसे ठीक वैसे ही विधिक सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं जैसे कि विपक्षी पार्टी है। विपक्षी पार्टी खूब पैसे खर्च करके वकील रख रहा है, लेकिन इस पार्टी के पास पैसे नहीं है और साधन नहीं है। तो इस संहिता की धारा 341 के माध्यम से सेशन न्यायालय के समक्ष विचारणीय मामलों में निर्धन गरीब अभियुक्त जो हैं उनके लिए राज्य के खर्च पर अधिवक्ता की व्यवस्था की गई है और राज्य को सशक्त किया गया है कि इस सुविधा को राज्य के अन्य न्यायालयों के समक्ष चलने वाले विचारण में भी उपयोग करें, ताकि अन्य न्यायालय में भी ये चीज़ हो सके। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा विधिक सहायता उपलब्ध हो पाएगी। तो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें देख ली। पहले तो 3 लाइन जो फैक्ट से शुरू करना है कि 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को स्वीकृति दी गई। इसने सीआरपीसी की जगह ली है और ये 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है। इसके बाद आपको इसकी विशेषता लिखनी है, जो मैंने आपको 6 विशेषता बताई जिसके कीवर्ड्स थे इलेक्ट्रॉनिक संचार, डिजिटल साधन, प्रगति करना न्याय में, समय सीमा एक फिक्स होगी और मजिस्ट्रेट प्रणाली को सुव्यवस्थित किया गया। इसके बाद मैंने आपको भूभागीय क्षेत्र में बताया आकाश, वायुयान, सागर क्षेत्र, पोत और भारतीय दूतमंडल मिशन के भवन। इसके बाद मैंने आपको इसका उद्देश्य बताया, 3 उद्देश्य बताया। एक तो न्यायिक कार्रवाई में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करना, विलंब को टालना और न्याय प्रक्रिया को सरल बनाना। फिर मैंने आपको बताया कि इसके अंतर्गत अनुसूची कितनी है, 2 अनुसूची है, प्रथम और द्वितीय अनुसूची। प्रथम अनुसूची में 6 खंड हैं और द्वितीय अनुसूची में 58 है प्रारूप है। इसके बाद इसमें विधिक सहायता के लिए क्या व्यवस्था की गई है, तो राज्य धारा 341 लिखना है आपको, जिसमें प्रतिरक्षा के लिए अधिवक्ता की नियुक्ति राज्य अपने खर्चे पर करता है उन लोगों के लिए जिनके पास आवश्यक साधन नहीं है अधिवक्ता रखने के। और अब इसके बाद आपको इसको कंक्लूड कर देना है कि ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कितना सार्थक या पॉजिटिव कदम है हमारे नागरिक की सुरक्षा के लिए, अपराधों को कम करने के लिए, न्याय में विलंब होने को रोकने के लिए और हर किसी तक न्याय और विधिक सहायता पहुंचने के लिए ये एक पॉजिटिव स्टेप है। क्योंकि कंक्लूजन हमेशा आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अगर इसके अलावा भी आपको कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ पहली क्लास है, बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब इससे लिंक्ड जो भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में होगी, तो आप पूरी क्लासेस देखते रहिएगा तो आपका BNSS जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इस बार ये नया पेपर है तो थोड़ा स्टूडेंट्स को कुछ कंफ्यूजन भी है कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना। बेसिकली आपको ये अभी पूरा एक राउंड पढ़ना होगा, क्योंकि जस्ट पास होना अगर आपका मकसद है तो आप 5 क्वेश्चन पढ़ के पास हो सकते हैं। बट आपको अगर आगे एग्ज़ाम्स देने हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए डेली बेसिस पे क्लासेस देखना ज़रूरी है ताकि कंसेप्ट क्लियर हो सके और फैक्ट भी अच्छे से लर्न हो सके। अब आंसर राइटिंग के लिए आप एक फॉर्मेट तैयार कर लीजिए। अगर कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को अगर क्लिक कर लीजिएगा तो फ़ायदा ये होगा कि सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी आपको। बाकी की क्लासेस सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 की चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। और कौन से पेपर में आपको क्लासेस देखनी है वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसकी क्लासेस भी आपसे शेयर कर दूंगी। मेरी क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं कि नहीं। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रहा है तो आप इसका स्पीड जो है वो स्लो मोशन थोड़ा करके सुन सकते हैं। तो क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि 15 मिनट में मैं आपका एक क्वेश्चन, एक टॉपिक कवर करा दूं। अगर आपको थोड़ा फास्ट लगता है तो आप इसको स्लो करके सुन करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। खैर, अब नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसी से लिंक क्वेश्चंस होंगे, तो प्लीज़ इसको सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए।